हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे होंगे, बिकॉज लास्ट वीडियो में जब हम रिसर्च प्रोसेस की बेसिक कंसिडरेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी देख लिया था, जिसमें हमने रोल ऑफ थ्योरीज, हाइपोथेसिस, पैराडिग्म्स देख लिए थे साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में क्या क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है। लाइक मैंने बताया था कि आपको हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रिसर्चेस में। सो बीच में हमारी वीडियो एकदम एंड हो गई थी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो रिसर्च बायस हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च बायसेस के बारे में कि रिसर्च बायसेस क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे रिसर्च में रोल प्ले करती हैं। सो रिसर्च बायसेस होती क्या है? सबसे पहले बायस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस पड़ना, आपके ओपिनियंस का, आपकी वैल्यूज़ का, आपकी सोच का, आपकी थिंकिंग का, किसी भी चीज़ का अगर एक तरफ ही ज़्यादा झुकाव पड़ रहा है ना, आप वॉलंटरली या इनवॉलंटरली, तो वो हमारी बायसेस होती हैं। तो रिसर्च में भी कई बार क्या हो जाती है ना कि जो भी रिसर्चर है, कोई भी रिसर्चर गलती से नोइंगली या अननोइंगली वो बायस हो सकता है। अब बायस सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसके थॉट्स बायस हो रहे हैं या उसे लग रहा है कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है मैं इसके, कभी कभी क्या होता है कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग भी बायसेस हो जाती हैं। लाइक किसी भी रिसर्चर ने सोचा, कोई हाइपोथेसिस बनाई कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का आपस में रिलेशनशिप है, तो उसने कहा कि वेरिएबल ए जो है इसके चेंज होने पे वेरिएबल बी अफेक्ट होता है। तो क्योंकि उसने कहा कि ये अफेक्ट होता है तो मे बी पॉसिबली कि उसकी जो आगे की रिसर्चेज होंगी, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बायस हो सकते हैं इस थिंकिंग को लेकर, इस थॉट को लेकर, जो कि उसका एक पर्सनल बिलीफ है, उसको लेकर वो चीज़ बायस हो सकती है कि अगर कोई ऐसे रिजल्ट्स उसके पास आ रहे होंगे ना जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ए का तो कोई इफेक्ट बी पर नहीं पड़ रहा, तो वो हो सकता है कि उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दे या फिर अवॉइड कर दे। तो ये सारी चीज़ें बायस में आ सकता है। एंड सेकंड, वैरायटी ऑफ बायस, बहुत सारे बायसेस देखे जाते हैं, राइट। फर्स्ट इज, अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कल्चर पे स्टडी करने जा रहे हो या एज वंस कल्चर और द मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो कल्चर होता है ना वो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमारा जो व्यू होता है या जो हमारा थॉट्स होते हैं ना वो उस तरफ नहीं जाने देते। लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। किसी किसी कल्चर का एक पर्सनल बिलीफ होता है तो उसे हम कहते हैं कल्चरल बिलीव्स। कल्चरल बिलीव्स की वजह से भी कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बायसेस आ जाते हैं कि लोग एक तरह की चीज़ें सोचते हैं। सेकंड, अगर मैं दूसरी तरह की बायस की बात करूँ तो ये पर्सनल बायस होता है, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। पर्सनल बायस का क्या मतलब होता है? जो पर्सनल बिलीफ्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई भी पर्सनल बिलीफ या एट्रीब्यूट है या कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसका भी असर पड़ सकता है आपकी रिसर्चेस पे। सेकंड, नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड थिंग, ऑब्जर्वर्स बायस। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है कि कोई भी कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो किसी के लिए तो वो मीनिंगफुल हो सकती है, किसी के लिए मीनिंगफुल नहीं भी हो सकती। मान लो कि कोई भी एक चीज़ है, वो क्या पता कि मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है लेकिन दूसरे को लगता है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये ऑब्जर्वर बायस हो सकता है। मान लो कि मैंने अपना रिसर्च टूल दिया, मैंने कोई क्वेश्चनर दिया लोगों को फिल करने के लिए, उन्होंने फिल भी किया। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस फिल किए जो मुझे लगते हैं कि ये वाले इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये वाले नहीं है, मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर दूंगी। अब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन जिन्होंने क्वेश्चनर फिल किया शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, या फिर अगर कोई और रिसर्चर इस स्टडी को देखता है मे बी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर्स बायस में आता है। तो इस तरह के जो बायसेस होते हैं ना, उसकी वजह से भी कई सारी स्टडीज़ जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। एक और बायस होता है जो कि एक्सपेक्टेंसी बायस है। एक्सपेक्टेंसी बायस क्या है? कई बार ये होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट को एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि जो ए का इफेक्ट है वो बी पे आना ही चाहिए, ए की वजह से बी में ये चेंजेस होने चाहिए, तो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वो चीज़ को, बहुत सारे आपने क्वेश्चनर्स दिए थे लोगों को फिल करने के लिए, उन्होंने आंसर्स उसी तरह से फिल किए जो आपको लग रहा है यार यस सही है, ए का इफेक्ट बी पे आ तो रहा है, लेकिन किसी दो लोगों ने यहाँ पे 10 में से 2 लोगों ने ऐसे क्वेश्चनर्स फिल किए, ऐसे आंसर्स दिए कि आपको लग रहा है इसका इफेक्ट बी पे तो नहीं आ रहा,
तो हो सकता है कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी हो सकती है कि आप उसे शायद अवॉइड कर दो, तो ये एक्सपेक्टेंसी बायस होता है। ओके, सो ये सारे हो गए। नेक्स्ट फाइनली एक जो बहुत ही अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बायस है जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो बायस। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा ना। प्लेसिबो बायस क्या होता है, जब मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बता देती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट्स टू बिलीव अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। ज़्यादातर हम प्लेसिबो बायस ना मेडिकल में यूज़ करते हैं, जब लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ होता है ना कि ये जो ट्रीटमेंट मुझे मिलने वाला है ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, तो उसका रिजल्ट आता है, भले ही वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो कई बार क्या होता है ना कि कैंसर के पेशेंट्स का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उन्हें कैंसर पेशेंट्स में आपको पता है कि पेन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार वो जो है ना एडिक्ट हो जाते हैं कि पेन किलर्स उन्हें लेनी ही लेनी है वरना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो डॉक्टर से बार बार बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, कोई तो दवाई दो। डॉक्टर कह रहा है यार दवाई हम तुम्हें दे चुके हैं, इससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते, कुछ नहीं होने वाला, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। वो फिर भी कह रहा है पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, दवाई दे दो। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कोई भी प्लेसिबो दे देंगे उन्हें। अब यहाँ पे प्लेसिबो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि वो उसको कैल्शियम या फिर वाइटामिन की टैबलेट दे देंगे। पेशेंट को तो नहीं पता कि कैल्शियम वाइटामिन की टैबलेट है, आपने पेशेंट से बोला ये खा लो आपका पेन सही हो जाएगा। पेशेंट को इतना भरोसा था कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है इसे खा के मेरा पेन ठीक हो जाएगा, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप पेशेंट से पूछने गए हो वापस से आपका पेन कैसा है, अभी दर्द ठीक है? पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपने जो दवाई दी थी ना उसने बहुत असर किया है, आप मुझे लिख के दे दो, मैं दोबारा भी यही दवाई खा लूँगा। तो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट है ना। आप लोग कभी कभी आप लोगों को पढ़ने के बाद लगता होगा कि यार ये चीज़ें सिर्फ बुक्स में लिखी होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो प्लेसिबो बायस भी कई बार हो सकता है, जैसे हमने कोई भी अगर मेडिकल में हम लोग मोस्टली RCT करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, तो उसमें मेडिसिन का इफेक्ट अगर पता लगाने के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का हमने प्लेसिबो दिया, तो पेशेंट कई बार इतना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो पार्टिसिपेंट है स्टडी के, वो इतना ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं उस चीज़ पे कि वो चीज़ भले असर ना कर रही हो लेकिन वो असर करने लगती है। तो यहाँ पे ये वाला बायस आ सकता है हमारी स्टडी में, जिसकी वजह से रिजल्ट्स थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। अब जो जस्टिफिकेशन है ना, context of justification is the second phase of the research in which the results are prepared for useful communication with the other scientists। तो अब हम लोगों ने रिसर्च तो कर ली, उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब जब रिजल्ट आ गया है तो वो दूसरे साइंटिस्ट को भी तो उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, हमें बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे रिजल्ट का कि हमने क्यों करी थी आपने रिसर्च करी थी फॉर दी बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द बेनिफिट, लोगों के बेनिफिट के लिए की थी ना। अब जब आप उसके रिजल्ट को किसी को बता ही नहीं रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा कैसे? तो कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नेक्स्ट ओके, वो डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स में आता है। जस्टिफिकेशन में क्या है कि देयर इज अ साइंटिफिक मेथड इज अ जनरल सेट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस इन अ वे दैट लिमिट एरर्स एंड यील्ड डिपेंडेबल कंक्लूजन्स। ये यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये आप लोग याद कर लेना, ये साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है। जैसे कि हम लोग रिसर्च में देखते हैं, रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका है टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। सो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे हम लोग एविडेंस गैदर करते हैं, और साइंटिफिक मेथड की वजह से क्या हो रहा है कि एरर होने के चांसेस कम हैं, राइट? सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद रिसर्च प्रोसेसेस। ओके, देन ऑब्जेक्टिविटी, सेफगार्ड्स इन रिसर्च प्रोसेसेस, प्रोसीजर, सेफगार्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, अवॉइडिंग ऑफ बायस। यही है इसमें सेफगार्ड्स हमें क्या क्या रखने चाहिए रिसर्च प्रोसेस में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा जल्दी लेकर चल रही हूँ और स्किप कर रही हूँ। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसीजर सेफगार्ड। प्रोसीजर सेफगार्ड रहना चाहिए हमारा, लाइक दी सेफगार्ड्स बिगिन विद द कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस की, जो भी डेटा कलेक्शन किया है, उसका आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए।
ताकि अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि आपने क्या किया, आपने कहीं कुछ फेक तो नहीं फिल कर दिया है इसमें क्वेश्चनर्स में, कुछ फेक डेटा तो नहीं दे रहे हो, तो आपके पास अपने आपका जो भी प्रोसीजर है ना किया हुआ वो सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेड। और आपके पास पेपर फॉर्मेट में भी होना चाहिए वो, मतलब रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न चीज़ें जो होती है ना वो ज़्यादा वैलिड होती हैं, ताकि आप अपने आप को अपनी रिसर्च को सेफ गार्ड कर सको। सेकेंड होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपको जो कुछ भी काम करना है ना वो एक स्टैंडर्ड तरीके से करना है, स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करके करना होता है, जिसमें कि आपके कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं, राइट, किसी भी चीज़ के लिए। देन ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, जितने भी आप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो ना, जितनी भी आप चीज़ें, कोई भी अगर आप टर्म यूज़ कर रहे हो अपनी रिसर्च में, कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी और चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हो, या आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और लोग उसे कुछ और ही समझ रहे हैं। तो एक क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए उन टर्म्स की। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें अपनी रिसर्च में ध्यान रखनी होती है। इसके बाद हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आ जाता है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस को करने के। कोई भी रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं उसके एंड तक के हमारे पास कुछ साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च का अगर कंसेप्ट, अगर बेस आपका रिसर्च का स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन स्टेप्स को बहुत ही, अगर मैं आपको डीपली बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना डीपली तो यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन थॉरली मैं बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका जो बेस एक क्लियर हो जाए, ताकि आगे के चैप्टर्स आपको बहुत ईजिली समझ आए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर मैं बताती हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेसेस पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो भी टॉपिक अगर मैं कोई बहुत लाइटली आपको ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ या फिर मैं उसे स्किप कर दे रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है और आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है ऑलरेडी। सो देखते रहिए मेरी वीडियोस एंड थैंक यू, बाय बाय।